हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 3 का सेशन लेकर आए हुए हैं, जिसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक खत्म कर चुके थे। आज हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोनों भाषा में ले लेते हैं क्वेश्चन को। बात किया जा रहा है कि बारबल की 5 निकटतम संबंधित प्रजातियों के साथ साथ रहने के कारण क्या था। देखो, बारबल के 5 प्रजाति का नाम बताया जा रहा है। बारबल एक प्रकार के क्या है, तब पक्षी है। पक्षी के 5 निकटतम मतलब एक ही प्रकार के दिखने वाला 5 वो प्रजाति एक साथ रहता है। तो सबसे पहले तो ध्यान में रखना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से निकल के आता है कि अगर बारबल का बात करते हैं तो बारबल एक प्रकार के क्या है, तब पक्षी है। सबसे पहले ध्यान में रखना, ये क्या है, पक्षी है। और पक्षी है और कहाँ पे रहने वाला है, ये जो बारबल है ये अफ्रीका में पाया जाता है। ये अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये बारबल एक प्रकार के पक्षी है और अफ्रीका में पाया जाता है। और ये सब के सब साथ में रहते हैं। पांचों प्रकार के जो प्रजाति है ये साथ में रहते हैं। साथ में रहने का कारण क्या है, ये किस प्रकार से साथ में रह पाते हैं। तो इसका कारण है कि अपने संसाधन का क्या करता है, विभाजन करते हैं लोग। ये अपने संसाधन का क्या करते हैं, अभ्यास है कि स्पर्धी अपवर्जक करेगा लोग तो एक साथ कभी भी नहीं रह पाएगा। देखो, अगर स्पर्धी अपवर्जक का बात करें, स्पर्धी मतलब होता है कंपटीशन करना। कंपटीशन अगर करेगा लोग, एक दूसरे छीना छूत करेगा लोग की, तो उस केस में पांचों एक साथ नहीं रह पाएगा। परजीविता, परजीविता का मतलब होता है कि सिर्फ किसी के आश्रित, किसी पर आश्रित रह के अपना भोजन प्राप्त करना। हम लोग परजीविता पढ़ते हैं कि किसी पौधे के ऊपर ऐसे छाला टाइप का बहुत सारा उसको लत्ती टाइप का पड़ जाता है, जो कि उसी का भोजन खाकर वो क्या करते हैं, जीवित रहता है। तो उसको परजीविता कहते हैं। तो परजीविता का सहायता तो यहाँ पर लेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। और अगर सहभोजिता का बात करेंगे तो इसमें सहभोजिका का मतलब होता है दो या अधिक जीव एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सहजीवी संबंध बनाकर रहता है। तो सहजीवी संबंध के बारे में हम लोग जानते हैं कि सहजीवी संबंध कैसे था। हम लोग पढ़ते हैं कवक और शैवाल। कवक और शैवाल एक दूसरे को क्या होता है कि सहजीवी संबंध बना के रखते। कहने का मतलब कि कवक क्या करता है कि अपने खनिज पदार्थ को शैवाल को देता है। शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन बना के किसको देता है, कवक को देता है। तो उसको सहभागिता हम लोग कहते हैं। तो इसमें से ये पांचों के पांचों एक साथ रह पा रहा है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, ये लोग संसाधन का विभाजन कर रहे हैं। संसाधन का विभाजन का मतलब ये होता है कि जब हम लोग के पास कुछ खाने के लिए हुआ है अलग अलग चीज, तो कुछ जीव क्या होगा, कुछ अलग चीज खा लेगा, कुछ जीव क्या होगा, कुछ अलग चीज खा लेगा। सब एक ही चीज के पीछे नहीं भागेगा लोग। तो उसी को हम लोग कहते हैं संसाधन का विभाजन। तो ये संसाधन का विभाजन करके ही क्या कर रहा है, लोग अपने साथ इकट्ठा रह रहा है लोग। इसीलिए इसको हम लोग, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो अगर रिसोर्स पार्टिसिपेशन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैले हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। देखो, ये एक प्रकार के विषैले हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करने का मतलब क्या है। अब ये कोई पौधा है जो कि क्या करता है, एक पदार्थ को स्रावित करता है, विषैले हृदय ग्लाइकोसाइड को उत्पन्न करता है। तो अगर ये हम लोग बात करते हैं तो इसमें से कौन सा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैलोट्रोपिक्स। कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस एक पौधा है जो क्या करता है, जो ये अफ्रीका में पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना, अफ्रीका और एशिया दोनों में पाया जाता है। अफ्रीका में भी पाया जाता है और एशिया में पाया जाता है। यह पौधे पिसैले हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। कौन, तो इसका नाम ध्यान में रखना लो, जिसको हम लोग कहते हैं कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस एक प्रकार का क्या है, पौधा है। कैलोट्रोपिस क्या है, ये पौधा का नाम है।
सबसे पहले यहाँ पर लिख देते ये क्या है, पौधा है। और ये पौधा कहाँ पे पाया जाता है, तो मेनली ये दो जगहों पे पाया जाता है। और ये दो जगहों पे कहाँ पे होता है, तो एशिया में होता है और अफ्रीका में होता है। अफ्रीका तथा एशिया में देखने को मिलता है। ये दो जगहों पे ये पाया जाता है, ये पौधा ध्यान में रखना है। और ये एक पदार्थ स्रावित करता है, विषैले पदार्थ स्रावित करता है। उस विषैले पदार्थ स्रावित का नाम क्या होता है, तो ये विषैला पदार्थ स्रावित कौन सा करता है, तो हृदय ग्लाइकोसाइड को ये उत्पन्न करता है, निर्माण करता है। अब ये जो उत्पन्न करता है, जो हृदय के मांसपेशियों पर, ये आप देखो, ये इंसान के लिए कुछ ये हद तक क्या बोलते हैं कि फायदेमंद भी होता है और हानिकारक भी होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर इंसान के शरीर में ये डाला जाए तो ये हृदय के धड़कन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और ये विषैले भी हो सकता है अगर इसको अधिक मात्रा में सेवन किया जाएगा, कोई अधिक मात्रा में इसको लेता है इंसान, तो ये क्या हो सकता है, तो ये देखो हृदय जो हम लोग का धड़कता है उसके धड़कन को ये कंट्रोल भी करता है। और अधिक मात्रा में सेवन करने से ये हानिकारक भी होता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। ये इंसानों द्वारा भी लिया जाता है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो, ये अगर इस पौधे का बात करेंगे कैक्टस, तो कैक्टस हम लोग पता है, कैक्टस ये क्या करता है, कैक्टस एक प्रकार का पौधा होता है जो रेगिस्तानी क्षेत्र में मिलता है। जो कहाँ पे मिलता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में देखने को मिलता है। और कॉफ़ी पौधा, तो कॉफ़ी का सबको पता है, कॉफ़ी का पौधा होता है, तंबाकू का भी पौधा होता है, लेकिन ये सब कोई विषैले हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न नहीं करता है। जो विषैले हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है वो कौन करता है, तो कैलोट्रॉपिक करता है, कैलोट्रॉपिक्स करता है, ठीक, ट्रॉपिक्स करता है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपघटक है, डिकम्पोजर है। निम्नलिखित में से कौन डिकम्पोजर है, अपघटक है। देखो, बार बार बताया जाता है कि अगर हम लोग बात करते हैं तो होता क्या है कि एक तो उपभोक्ता होता है, एक क्या होता है, उत्पादक होता है, फिर उपभोक्ता होता है, फिर अपघटक होता है। तीन प्रकार की चीजें देखने को मिलता है। उत्पादक जो निर्माण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक। जैसे पेड़ पौधा हो गया तो उत्पादक हो गया। पेड़ पौधा को खाने वाले कितना जितना प्रकार के लेवल का हम लोग पढ़ते हैं, जीव जंतु, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता हम लोग पढ़ते तो सबके सब उपभोक्ता होता है। और जब उपभोक्ता या उत्पादक मर जाता है तो मरने के बाद उसको मिट्टी में मिलाकर उसको अपघटित करता किया जाता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, उसको अपघटित करते हैं। ये डिकम्पोजर के नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन करता है, इसको डिकम्पोज कौन करता है। ऑब्वियस है कि विषाणु तो नहीं करेगा, विषाणु तो क्या होता है, विषाणु तो ऐसे ही मरा हुआ चीज होता है। किसी सजीव की चीज में जब ये एंटर करता है तब जाके क्या होता है, जीवित अपने जीवन को जीता है। मतलब जो वायरस होता है, तो वायरस जो क्या होता है, किसी सजीव के शरीर में जाएगा तभी जाकर अपने आप को विभाजन कर पाता है, नहीं तो ऐसे मरा हुआ रहता है। तो ऑब्वियस है कि ये वायरस वाला तो होगा नहीं, विषाणु वाला होगा नहीं। इसमें भी विषाणु है, इसको भी हटा देंगे। अब देखो, शैवाल जो होता है, शैवाल तो खुद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, तो ये तो अपघटन में भी आएगा नहीं। हम लोग अपघटन में जो आता है वो कौन आता है, कवक और जीवाणु आता है। कौन आता है, कवक। हम लोग पता है कि रोटी वगैरह पर या सब्जी वगैरह देखते ही जब खराब होने लगता है तो उस पर कवक लग जाता है, वही उसको क्या करने लगता है, विघटित करने लगता है। तो कवक भी क्या काम करता है, अपघटन का काम करता है, विघटन का काम करता है। जीवाणु भी अलग अलग देखते हैं। जो जो चीज़ मर जाता है, देखते हैं हम लोग बहुत सारा जानवर जब मर जाता है तो उसमें बहुत छोटा छोटा सा कीड़ा लग जाता है। कीड़ा किस लिए लगता है, तो उसका अपघटन करने के लिए। तो वही कीड़ा क्या होता है, जीवाणु होता है। तो यही दो चीज़ हम लोग को क्या देखने को मिलता है, अपघटन करता देखने को मिलता है, कवक और जीवाणु। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फंगी और बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो यही डिकम्पोजर होता है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, विघटित करके मिट्टी में मिला देता है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इंग्लिश में भी क्वेश्चन ले लेते हैं। देखा जाए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु है जो कुलनकारी संवाहक नहीं होते। ये कुलनकारी संवाहक क्या है, कुलनिंग वेक्टर क्या है। अब देखो, ये हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला चैप्टर में पढ़ रहे थे। ये हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे थे, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग चैप्टर में पढ़ रहे थे। कुलनकारी संवाहक एक प्रकार का क्या होता है, डीएनए होता है, जो जीवाणुओं में क्या करता है, विदेशी डीएनए को प्रवेश कराने में क्या करता है और प्रतिकृति करने में मदद करता है। तो देखो, वैसा वैसा जीवाणु जो ये काम करे, कौन सा काम करे, तो जीवाणु में विदेशी डीएनए को प्रवेश। अब देखो, कोई भी हम लोग क्या करते हैं, किसी का भी गुण हम लोग विदेशी जैसा बनाना चाहते हैं, किसी का गुण हम लोग विदेशी जैसा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस विदेशी वाले जीव से उसके डीएनए को निकालते हैं। क्या करते हैं, उसके डीएनए को लेते हैं, विदेशी वाले जीव से क्या करते हैं, डीएनए को लेते हैं, और उस डीएनए को लेकर विदेशी वाले जीव से हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को लेते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो यहाँ का जीव है उसमें विदेशियों का गुण आ जाए, तो विदेशी वाले जीव से हम लोग क्या करते हैं, डीएनए लेते हैं। उस डीएनए को लेकर अब ऑब्वियस है कि अब ये डीएनए लिए इसका ज़्यादा मात्रा में हम लोग को निर्माण करना पड़ेगा किसी को भी शरीर में डालने के लिए। अब इसका ज़्यादा मात्रा में कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ बोल सकते हैं कि ये जीव का ही बात है। हम लोग शरीर में भी बहुत सारा ऐसा इंजाइम होता है जिसका ज़रूरत होता है, तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियस है कि किसी का हम लोग शरीर में डाल के तो नहीं बनाएंगे ना, तो उसका जहाँ से ये निकलता है, जहाँ से वो निकलता है उसका डीएनए ले लिया जाता है। इसका ज़्यादा मात्रा में निर्माण करने के लिए किसी न किसी जीवाणु के अंदर डाला जाता है। क्या किया जाता है, किसी न किसी जीवाणु के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये डीएनए लेकर प्रोसेस क्या होता है, तो ये डीएनए का पार्ट लेकर हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी जीवाणु के अंदर डालते हैं, जिसकी उसकी संख्या को क्या कर सके, बढ़ा सके, जिसकी संख्या को उसको क्या कर सके, बढ़ा सके। उसी को हम लोग कुलोनकारी संवाहक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, कुलोनकारी संवाहक, जिसको इंग्लिश में हम लोग कुलोनिंग वेक्टर के नाम से जानते हैं। अब ये इसमें से कौन कौन सा ऐसा जीवाणु है जिसमें ऐसा काम कर सकते हैं, जो डीएनए को इंक्रीज कर सकता है, उसकी मात्रा को बढ़ा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना, इसमें कौन कौन सा ऐसा जीवाणु है जो इसकी मात्रा को बढ़ा सकता है। इसमें जो जीवाणु आता है, सबसे पहले आता है ये जीवाणु भोजी। इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी मात्रा को इंक्रीज कर सकते हैं। ये एक जीवाणु भोजी जो होता है, ये एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करके उसकी संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है। दूसरा हम लोग प्लाज्मिड में का यूज करते हैं, टी इसमें प्लाज्मिड का यूज करते हैं। और किसका यूज करते हैं, तो PBr332 का भी यूज करते हैं, PBr332 का भी यूज करते हैं। ये भी एक प्रकार का है, प्लाज्मिड में ही है, जो जीवाणुओं में पाया जाता है, जो जीवाणुओं में ये भी क्या होता है, पाया जाता है। तो ये सब के सब क्या करता है, डीएनए की संख्या को बढ़ाता है, डीएनए की संख्या को संवाहक करता है, बोल सकते हैं इसके प्रतिकृति बहुत सारे तैयार कर देता है। तो इसमें से कौन सा नहीं करता है, तो जो नहीं करता वही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा, इसलिए कि ये कुलनकारी संवाहक का काम ये नहीं करता है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तभी जाकर हम लोग क्लियर ढंग से आंसर को दे पाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस विधि से पूर्ण यौगिक डीएनए को सीधा जंतुओं के केंद्रक में अंतक्षेपण कर दिया जाता है। अब देखो, पूर्ण यौगिक डीएनए, अभी हम थोड़ा देर पहले जो अभी चर्चा कर रहे थे, सबसे पहले समझते हैं ये पूर्ण यौगिक डीएनए क्या होता है। तो ये एक प्रकार के डीएनए ही है, जो इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक अलग अलग डीएनए के अनुक्रम को मिलाकर बनाया गया रहता है। अब देखो, ये इसमें कुछ ऐसा गुण लाने की कोशिश किया जाता है, एक नया डीएनए का निर्माण किया जाता है, जिसमें दो या दो से अधिक जीवों को
डीएनए को मिलाकर बनाया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, एक प्रकार के नए डीएनए का, नए गुण वाले डीएनए का निर्माण होता है। एक प्रकार के नए डीएनए वाले गुण का निर्माण होता है। मान लो कि कोई जीव है, थोड़ा समझने के लिए, मान लो मेरे पास कोई दो जीव है। एक जीव है जिसको हम T1 से दिखा रहे हैं, एक जीव है जिसको हम T2 से दिखा रहे हैं। अब इस वाले डीएन इस वाले का कुछ गुण अलग है, कुछ गुण ऐसा होगा कि इसका गुण हम लोग को फायदेमंद होगा, कुछ नुकसानदायक भी होगा। इसका गुण कुछ हो गया होगा कि इसका कुछ फायदेमंद होगा। मान लो कि ये गाय का ही नस्ल है, तो अगर ये गाय का नस्ल है, तो ये हम समझते हैं कि अगर ये गाय का नस्ल है, कहाँ गया ये? अगर ये गाय का नस्ल है, तो मान लो कि ये दूध ज़्यादा देता है और ये दूध कम देता है। लेकिन ये जो दूध ज़्यादा देता है, इसका क्वालिटी दूध का अच्छा नहीं होता है, और ये दूध कम देता है तो इसका क्वालिटी अच्छा होता है। अब चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा जीव का निर्माण हो जाए जिसमें दूध का भी मात्रा ज़्यादा हो और क्वालिटी भी अच्छा हो जाए। तो दोनों का डीएनए को क्या करे, मिसमैच करे, दोनों का डीएनए क्या कर दे, मिलाने की कोशिश करे। एक एक रज्जु इसका, एक रज्जु इसका, इसको क्या करे, कनेक्ट कर दे। जब दोनों का डीएनए मिला कर एक नया डीएनए बनाएंगे, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पूर्ण योगज डीएनए के नाम से जानते हैं। इंजेक्टेड रिकम्बिनेंट डीएनए के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए के नाम से जानते हैं, पूर्ण योगज डीएनए के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया? तो इसी को हम लोग पूर्ण योगज डीएनए कहते हैं। जब ये पूर्ण योगज डीएनए किसी जंतु के कोशिका के डायरेक्ट केंद्रक में अगर पहुंचाया जा रहा है, कहाँ पे पहुंचाया जा रहा है, डायरेक्ट केंद्रक में पहुंचाया जा रहा है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। जो डायरेक्ट जंतु के केंद्रक में पहुंचाया जाता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सूक्ष्म अंतक्षेपण के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं, तो सूक्ष्म अंतक्षेपण के नाम से जानते हैं। तो ये एक ऐसा प्रक्रिया है जो डीएनए को डायरेक्ट कहाँ पे पहुंचाया जाता है, डीएनए को डायरेक्ट कहाँ पे पहुंचाया जाता है, तो डीएनए को ध्यान में रखना है, डायरेक्ट केंद्रक में पहुंचाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पहुंचाया जाता है। सूक्ष्म अंतक्षेपण, जिसको माइक्रो इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, तो ये डायरेक्ट क्या करता है, कोशिका के केंद्रक में पहुंचा देता है। अगर हम लोग पहला ऑप्शन को लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, ट्रांसफेकेशन। ये ट्रांसफेकेशन प्रोसेस क्या होता है? ट्रांसफेकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ये भी एक तकनीक है कि जिसमें पूर्ण योजित डीएनए कोशिका के कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में पहुंचाया जाता है। यहाँ पर तो केंद्रक में, और यहाँ पे कहाँ पे पहुंचाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म में पहुंचाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पहुंचाया जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफेकेशन के नाम से जानते हैं। एक और ऑप्शन दिया हुआ है, रूपांतरण में क्या किया जाता है, जीवाणु को एक विदेशी डीएनए द्वारा संक्रमित कराया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, किसी भी जीवाणु को संक्रमित कराया जाता है एक विदेशी डीएनए इंजेक्ट करके, तो उसको हम लोग रूपांतरण के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग रूपांतरण। एक होता है जीन गन में क्या हो जाता है, तो जीन गन भी ये भी इसी टाइप का है, इसको भी लिख देते हैं जीन गन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, कोशिका किस जगह पे इसमें पहुंचाया जाता है, तो कोशिका के ये भी क्या करता है, साइटोप्लाज्म में प्रवेश किया जाता है। ये भी इसमें भी किसको प्रवेश किया जाता है, तो कोशिका के साइटोप्लाज्म में प्रवेश कराने का उपयोगी इसको माना जाता है। तो इसमें भी ये भी साइटोप्लाज्म में ही प्रवेश करवाया जाता है इसके द्वारा, साइटोप्लाज्म में। तो ये भी साइटोप्लाज्म में प्रवेश कराया जाता है जीन गन के द्वारा, और ट्रांसफिकेशन के द्वारा भी क्या किया जाता है, साइटोप्लाज्म में ही प्रवेश कराया जाता है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं। तो डीएनए का पृथक्करण मतलब क्या, डीएनए निकालना। डीएनए का पृथक्करण का मतलब क्या है, डीएनए निकालना। तो किसी भी
जैसे पृथक्करण है तो कवक को किस एंजाइम से संपादित किया जाता था। जो कवक होता है तो कवक से डीएनए को पृथक्करण करने का प्रोसेस पूछ रहा है कि डीएनए का पृथक्करण कवक से हम लोग किस प्रकार से कर पाते हैं। तो ध्यान में रखना है डीएनए का पृथक्करण कवक के ऊपर जो लेयर पाया जाता है, तो कवक के ऊपर जो कोशिका का लेयर पाया जाता है वो काइटिनेज पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? तो कवक के ऊपर जो लेयर पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? काइटिनेज के नाम से जानते हैं। तो ये कवक के ऊपर लेयर होता है, कवक के हम लोग बोल सकते हैं कि ये कवक के ऊपर लेयर होता है। तो ये कवक के ऊपर लेयर होता है जिसको ध्यान में रखना है, जिसको हम लोग काइटिनेज के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम का अगर बात करते हैं तो लाइसोजाइम क्या काम करता है उसके बारे में भी जान सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ हम क्या करते हैं जिसके हम लोग कोशिका के जोड़ने के इस्तेमाल। अब देखो अलग अलग यहाँ पर इंजाइम का काम क्या होता है। काइटिनेज जो इंजाइम होता है ये क्या करता है, तो डीएनए को पृथक्करण करने कवक को क्या करता है, डीएनए को पृथक्करण करने में। देखो अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें, जो कवक होते हैं ना, तो कवक का जो भित्ति होता है, कोशिका भित्ति होता है, इसका भी कोशिका भित्ति होता है कवक का, ध्यान में रखना है। तो कोशिका भित्ति जो होता है कवक का वो किसका बना रहता है, तो कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना रहता है। यही काइटिन के परत हटाने के लिए जो इंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, यही काइटिन का परत हटाने के लिए जो इंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, काइटिनेज का इस्तेमाल किया जाता है, काइटिनेज का इस्तेमाल किया जाता है कवक के लिए। वैसे कुछ और भी है, जैसे कि अगर बात करते हैं सेलुलोज का, बात करते हैं सेलुलोज पादप कोशिकाओं में इस्तेमाल किया जाता है। सेलुलोज जो इंजाइम होता है, सेलुलेज हम लोग लिखते हैं। तो सेलुलेज जो होता है ये किस लिए, तो सेलुलोज जो होता है डीएनए के, ये कहाँ पे, तो पादप कोशिकाओं को तोड़ने के लिए। किसको? इसलिए पादप कोशिका का जो कोशिका भित्ति होता है वो किसका बना रहता है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं पादप। पादप जो कोशिका होता है उसका सेलुलोज का बना रहता है। कोशिका भित्ति किसका रहता है, ये हम लोग पढ़ते भी है। कोशिका भित्ति इसका जो होता है किसका बना रहता है, तो पादप का कोशिका भित्ति जो होता है सेलुलोज का होता है, सेलुलोज का होता है। अब इसके सेलुलोज को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो सेलुलेज का, कौन सा एंजाइम का प्रयोग करते हैं, सेलुलेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। अब अगर लाइसोजाइम का बात करते हैं, चलिए इसका भी बात ही कर लेते हैं। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम का अगर बात करते हैं तो लाइसोजाइम का अगर बात करेंगे तो ये जीवाणु के कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जीवाणु, ये जीवाणु कोशिका कोशिकाओं जीवाणु कोशिकाओं को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तोड़ने के लिए, जीवाणु कोशिकाओं को तोड़ने में इसका इस्तेमाल किया जाता है लाइसोजाइम का। सब यहाँ पर समझ में आ गया। एक यहाँ पर डीएनएज दिया हुआ है। डीएनएज ऑब्वियस है कि डीएनएज पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए की प्रतिकृति बनाने में मदद करता है, डीएनए को मरम्मत करने में मदद करता है। डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये प्रतिकृति बनाने में, डीएनए की प्रतिकृति मतलब एक डीएनए से नए डीएनए बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थोड़ा देर पहले ही इस प्रकार का एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे। मैं पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन PBR332 नहीं होता है। PBR332 निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है, पूछ रहे। अभी थोड़ा देर पहले भी आया था PBR332, टी डीएनए भी उसमें आया हुआ था, उसमें टी डीएनए भी आया हुआ था। अब इसमें पीबीआर एक प्रकार के प्लाज्मिड में होता है, इसके पहले ही बताए थे। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका उपयोग किया जाता है, किसमें उपयोग किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत बार हम लोग उसको समझे भी थे। प्राकृतिक की उत्पत्ति प्लाज्मिड में के विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक नियंत्रित करता है। अब देखो इसमें सिंपल ध्यान में रखना है
कि ये जो होता है इसमें किस में नहीं होता है, टीडीएनए में होता है। ये टीडीएनए में नहीं होता है। किस में नहीं होता है, तो टीडीएनए में नहीं होता है। टीडीएनए का बात करते हैं तो ये एक प्रकार का डीएनए होता है, तो जो ट्रांसपोजन के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है, ट्रांसपोजन के लिए उपयोग किया जाता है, प्लाज्मिड में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन ये और जितना बाकी सब दिया हुआ है सब के सब किस में, तो प्लाज्मिड में इस्तेमाल किया जाता है। ये सब के सब इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ यही है टीडीएनए जो इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन देखेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।